रिकॉर्डेड सेशन में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 4 के एमसीक्यूज, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज नंबर 141 टिल 160. So starting with MCQ number 141, a string is resonating in fundamental mode. To make it vibrate in third overtone, we need to make which of the following changes? अच्छा, जो चीज आपने नोट कर लेनी है शुरू में ही, A string is resonating in fundamental mode. Fundamental mode का मतलब है कि वो इशारा कर रहे हैं F1 की तरफ. To make it vibrate in third overtone. Now, this is third overtone. Third overtone का मतलब ये है कि वो आपसे बात कर रहे हैं फोर्थ हार्मोनिक की. ठीक, अब जरा ऑप्शन देखते हैं. इंक्रीज नंबर ऑफ नोट्स फ्रॉम 2 to 4. दिस इज रॉन्ग. क्यों? याद है, नंबर ऑफ नोट्स हमेशा नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा हुआ करती है. अगर मुझे F4 चाहिए, F4 means I will be needing 4 loops and 4 loops means I will be needing 5 nodes. इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 is incorrect. Make speed of transverse wave 9 times of the initial value. अच्छा, अगर आप इसको स्पीड को 9 टाइम्स करेंगे तो बेसिकली सवाल बनाते वक्त जो फॉर्मूला मेरे जहन में था वो ये था, F is equal to 1/12 अंडर रूट टी ओवर म्यू. याद है इक्वेशन? और इससे पहले वाला स्टेप क्या होता था? F इज इक्वल टू V/12. तो अगर आपने स्पीड को जो है वो 9 टाइम्स कर भी दिया तो आपके पास F4 तो नहीं बनता. इसका मतलब ये है कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं स्पीड को 9 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे बेसिकली जो है वो F9 मिलना चाहिए, क्योंकि वो 9 टाइम्स F1 हो जाएगा. इंक्रीज नंबर ऑफ एंटी नोड्स बाय 3. अच्छा, अब इंक्रीज नंबर ऑफ एंटीनोड्स बाय 3 से क्या मुराद है? फंडामेंटल का मतलब एक एंटीनोड तो था, बाय 3 का मतलब है नाउ द नंबर ऑफ एंटीनोड्स विल बिकम 4, क्योंकि बाय का मतलब चेंज होता है. तो पहले एक था, अगर 3 का चेंज हुआ तो वो कितना हो जाएगा? 4. एंड नंबर ऑफ एंटीनोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स. इसका मतलब है कि अगर मुझे फोर्थ ओवरटोन, इनफैक्ट फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन चाहिए तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. दैट मींस ऑप्शन सी is the correct option. According to Laplace, when sound waves travel in air, the process is. न्यूटन ने अज्यूम किया था आइसोथर्मल, लेप्लेस ने उसे करेक्ट किया कि इस अजम्पशन पे कि प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है. Which of the following is true for an object executing simple harmonic motion? अच्छा, पहली बात, जब हम सिंपल हार्मोनिक कहते हैं तो सबसे पहली चीज जो जहन में आनी चाहिए वो सिंपल हार्मोनिक का कैरेक्टरिस्टिक है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिसका मतलब होता था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन. ऑप्शन ए, its acceleration is in the direction of displacement from mean position. So this is wrong because acceleration and displacement are always in opposite direction. Its acceleration is directed towards extreme position. This is again wrong because acceleration is always towards mean. Its acceleration is in the direction of restoring force. This is true. याद है, restoring force is always directed towards mean position. तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, जो एक्सेलरेशन वो कॉज करती है वो भी टुवर्ड्स मीन है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज करेक्ट. गो के हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए. अगर आप ऑप्शन डी और ई भी देख लें तो कोई बुराई नहीं. इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन. ये जुमला जो है ना, वो जो स्टेटमेंट हमें याद है उससे सबसे करीब जुमला था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन, इट हैज टू बी टुवर्ड्स मीन. तो डी रॉन्ग है. एक सही ऑप्शन में मिल चुका, नन पॉसिबल नहीं हो सकता. A body of mass 0.5 kg attached to a spring is displaced to 0.1 मीटर. मुझे क्वेश्चन में मास नजर आता है, मुझे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नजर आता है. अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल में हम इसे x लिखते हैं, कुछ में x नॉट लिखते हैं. वो सवाल का अगला जुमला जो है वो क्लैरिफाई करेगा कि whether it is x or x not. To the right of equilibrium position, if the spring constant is 4 Newton per meter, this is value of k, and its velocity at the end of displacement is 4. Now this is v.
इसका मतलब है वो जो 0.1 आपको गिवन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों? अगर ये एम्पलीट्यूड होता, अगर ये x नॉट होता तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे? 0, क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 बना करती है। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है ना ये मीन है ना ये एक्सट्रीम है, इट मींस दैट बॉडी विल बी हैविंग बोथ द एनर्जीज दैट इज पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। हाउ टू फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी? अब फॉर्मूला हमारे जहनों में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक्स नॉट नहीं है, वेलोसिटी मौजूद है, तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला जहन में आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k is 4, x is 0.1 square, half, m is 0.5 and v is 4 square। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 2.1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0.01। अगले स्टेप में आपके पास आएगा क्या? हाफ, 0.5, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 60। अगले स्टेप में आपके पास ये बन जाएगा 0.02 और ये आपके पास बन जाएगा हाफ इंटू 0.5। इनफैक्ट आप हाफ और 16 को अगर सिंप्लीफाई कर लेते तो शायद जिंदगी आसान हो जाती। ये 8 बनता, और अगर ये 8 बन गया तो हमने कितनी दफा ये जुमला कहा कि जब भी कोई नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई होता है आधा हो जाता है, तो 0.5 इंटू 8 क्या बनेगा? 4। सो आई विल बी गेटिंग 4.02 joules. So option B is the answer, 4 joule. Two identical point charges are separated by 40 centimeter. The electric field intensity will be 0 at. कोई इस तरह के सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आइडेंटिकल चार्जेस और आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। क्यों? अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? पॉजिटिव के लिए वो हमेशा वे होती है। तो अगर मैं आपकी आसानी के लिए एक काम कर दूं कि इस चार्ज को हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो अब जो मेरा रेड वाला चार्ज है अगर मैं इसके लिए फील्ड बनाऊं तो राइट पे होगी, इस रीजन पे लेफ्ट पे होगी, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड हमेशा अवे बना करती है, और यहां बनाना चाहेंगे तो वो इधर बनेगी क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड हमेशा अवे। अब अगर मैं ब्लू चार्ज को देखूं तो इसकी फील्ड भी इससे क्या बननी चाहिए? अवे। यहां पर लेफ्ट, यहां पर राइट, और अगर यहां बनाना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह बन रही होगी। अब आप शायद नोट करें कि टोटल 3 रीजन होते हैं, रीजन बिटवीन द टू चार्जेस, रीजन ऑन द राइट ऑफ वन एंड रीजन टू द लेफ्ट ऑफ अदर। टोटल 3 रीजन हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, अगर मैं रेड का लेफ्ट देखूं तो फील्ड की डायरेक्शन सेम है, अगर मैं ब्लू का राइट देखो तो फील्ड की डायरेक्शन सेम है, फील्ड कैंसिल तो नहीं होगी। फील्ड अगर कैंसिल होगी तो वो कैंसिल होगी इन बिटवीन द टू चार्जेस, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट एक्चुअली। सो जब सेम चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के दरमियान जीरो बनती है। अब इस दरमियान में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, यानी अगर मैं अपने रेड डॉट से लेके ब्लू डॉट तक देखूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहां जीरो बनना चाहिए? इसका फैसला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, तो जो इंटेंसिटी जीरो बनेगी वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बनेगी, उस लाइन के मिड पॉइंट पे जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करें। तो अब अगर आप इस एतबार से देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एनर्जी स्टोर्ड by a capacitor is given by, factual question है हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि थ्योरी में अपने फॉर्मूला जो है वो कहीं पढ़ा नहीं मैंने, कुछ क्लासेस में जो है वो जिक्र जरूर किया है, लेकिन थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा, इसलिए खासतौर पे मैंने जो है वो सवाल दे दिया कि आप शायद आपको याद रह जाए कि दिस इज हाफ CV स्क्वायर। In the presence of material medium between two charges, the value of electrostatic force will dash and Coulomb's constant will dash. Remember, Coulomb constant is 1/4 pi epsilon naught epsilon r.
So in the presence of material medium, the value of Coulomb constant actually decreases. और फिर अगर हमें फोर्स का फॉर्मूला याद हो कि Q1 Q2 over R square, when K is decreasing, force is also decreasing. So it means that option D is correct answer. What will be the electric field intensity close to a charged sheet of area 2 square meter when 10 power 9 electrons are removed from its surface? आसान था, मैंने थोड़ा सा जो है वो से मुश्किल करने की कोशिश की कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मुझे चार्ज डायरेक्टली गिवन नहीं, इनडायरेक्टली गिवन है. क्या करेंगे? पहले आप कहेंगे सर Q इज इक्वल टू n टाइम्स E. सो n इज 10 पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. So it should become 1.6 exponent minus 10 coulomb. So this is the value of charge. सवाल में आपसे बात की जा रही है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज टू अ चार्ज शीट. याद आ गया गॉस लॉ? तो अब आप यहां पर अप्लाई करेंगे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. नाउ अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो आपके पास ऑप्शन है, या तो पहले सिग्मा निकाल लीजिए चार्ज ओवर एरिया से, या इसी इक्वेशन में सिग्मा की जगह चार्ज ओवर एरिया कर दें तो क्या बन जाएगा? Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A. अब मेरे पास Q की वैल्यू मौजूद है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 10 टू एप्सिलॉन नॉट का मतलब है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, और एरिया आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो क्या क्या किया जा सकता है? देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 2 और 8.8 और एक और 2. मैं अपनी आसानी के लिए इस 8.85 को या तो 8.9 मान लीजिए, या बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसको 9 ही मान लीजिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इतनी तो अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं. अब देखें डिनोमिनेटर में मुझे 2 और 2 नजर आ रहा है, वो क्या बन जाएगा? 4. न्यूमरेटर में मुझे 16 नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा कि 1.6 ओवर 4 लिखा हुआ है. अगर ये 16 ओवर 4 होता तो 4 आंसर आता. ये 1.6 ओवर 4 है तो 0.4 आंसर आएगा. ये बनेगा 0.4 और यहां पर 10 की पावर क्या बन जाएगी? 2. क्यों 2 बन जाएगी? क्योंकि -12 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाके +12 बनेगा. अब सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या रह चुका है हमारे पास? 9. मैं न्यूमरेटर को क्या मान सकता हूं? मैं न्यूमरेटर को जो है वो 40 मान सकता हूं क्योंकि 0.4 इंटू 100 है यानी 40. तो ये लिखा हुआ है 40 ओवर 9. मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल काम है. अगर ये 40 ओवर 10 होता तो 4 आंसर आता. ये 40 ओवर 9 है, 4 से थोड़ा सा क्या आएगा? ज्यादा. और मेरे जहन में एक चीज और है, इट वॉज एक्चुअली 8.8 जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 9 बनाया, यानी मेरा आंसर थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए. तो फिर अप्रोक्सीमेशन से 4.5 जो है वो एक सही आंसर, लेकिन 6 तो किसी भी सूरत में जो है वो नहीं आता. ठीक. The equivalent of 3 resistors, each of resistors are connected as shown in the figure is. अच्छा ये सब क्वेश्चन मैंने बनाया तो मेरे जहन में था कि अब वो जो एक KVL KCL वाली जो है वो सिलसिला चल पड़ा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप तक पहुंच जाएगा. मैंने इस सवाल से इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर KVL KCL है तो हर क्वेश्चन आपने उसी से सॉल्व करना हो. सिंपल सा था. ऑल 3 रेजिस्टर्स आर एक्चुअली कनेक्टेड इन सीरीज. सो 3R. Which of the following is a unit of resistance? Siemens नहीं हो सकता, कंडक्टेंस का यूनिट है. एम्पेयर पर वोल्ट इज एक्चुअली सीमेंस, तो ये भी नहीं हो सकता. तो अब मेरे पास C, D और E बचा है. क्या करें? यूनिट बनाते हैं. According to Ohm's law, V equal IR. So if I need the value of R, this value of R should be V over I. V is volt, I is ampere. Unfortunately ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. याद है वोल्ट का मतलब क्या होता था? वोल्ट का मतलब होता था जूल्स पर कूलम. तो ये क्या बन जाएगा? जूल्स पर कूलम, एंड हियर वी हैव एम्पियर.
अच्छा, अब ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन सी है, अगर आप गौर करें तो वहां पर एम्पियर न्यूमरेटर में है, बट वी नीड इट इन डिनोमिनेटर एक्चुअली। तो एक बात तो तय होगी, सी भी नहीं है। अब बचे डी और ई। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ऑप्शन डी में हमें एम्पियर नजर नहीं आ रहा, तो इट इज द हिंट कि मुझे इस एम्पियर को खत्म कर देना चाहिए। सो एम्पियर का मतलब क्या होता था? कूलम पर सेकंड। तो अब मेरा ख्याल है कि अब कुछ नहीं बचा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जूल सेकंड ओवर कूलम स्क्वायर। Okay, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 is power 6 joule. वैल्यू आप जैसे मेजॉरिटी बच्चों को जो है वो याद होगी। If we break a conductor of resistance R into two parts, then the specific resistance of each part will be. अच्छा, क्योंकि बात हो रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो वो तो याद है ना, हमेशा कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में यही तो फर्क था। रेजिस्टेंस इज ऑफ कंडक्टर, आप लेंथ चेंज करें, आप एरिया चेंज करें, कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दैट कैन ओनली बी चेंज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर का तो जिक्र नहीं ना, आपने सिर्फ कंडक्टर को जो है वो ब्रेक किया है। इसका मतलब है सेम एज ओरिजिनल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन पढ़ने से पहले याद कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता था? जब लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होने को मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं कि लाइन ऑफ फोर्स एरिया के पैरेलल बन जाए। क्यों? अगर ये सरफेस है, ये एरिया होगा, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब लाइन ऑफ फोर्स ये बनेगी, या तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर बने, या वो एरिया के क्या बन जाए? पैरेलल बन जाए। अब ऑप्शन पढ़े। Lines of force are parallel to the surface, wrong, because this is for zero flux actually. Line of force are perpendicular to area of the surface. This is again zero flux. Line of force are parallel to area of the surface. Option C is correct. A proton, a neutron, and an electron are moving in a magnetic field with same speed in the direction of magnetic field. Which one of them will be deflected the most? सवाल दोबारा पढ़िए और ये देखिए कि उन्होंने दिया क्या। Proton, neutron, electron are moving in the magnetic field with same speed in the direction of magnetic field. ये in the direction of magnetic field का क्या मतलब हुआ? In the direction of magnetic field का मतलब ये हुआ कि थीटा इज जीरो। याद है ना? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है कब? जब वो फील्ड को क्रॉस करता है, जब वो फील्ड से किसी एंगल पे होता है। अगर वो जीरो पे होता है तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ डायरेक्शन और लाइन ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि तमाम इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट ही नहीं होगी। क्यू भी साइन थीटा, थीटा इज जीरो, एक्चुअली साइन जीरो इज जीरो, फोर्स जीरो है। तो इस एतबार से इलेक्ट्रॉन गलत है, प्रोटॉन गलत है, न्यूट्रॉन गलत है। ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग था। क्यों? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल डिफ्लेक्ट बाय सेम अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट न्यूट्रॉन विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। ये स्टेटमेंट सही होती अगर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फील्ड में नहीं होती। तो इस एतबार से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि नन ऑफ देम विल बी डिफ्लेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी डिफ्लेक्टेड। न्यूट्रॉन इज लॉसी क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पर तो फोर्स लगनी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज भी है, स्पीड भी है, यानी वेलोसिटी भी है, लेकिन फोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। Which of the following is true about the figure shown below? The bar magnet is moving into the coil, the bar magnet is moving out of the coil, the bar magnet is stationary. Okay, पहली चीज, सवाल का ताल्लुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। आप देख रहे हैं बराबर में मुझे एक सोलेनॉइड मौजूद है, उसमें करंट गुजर रहा है। सर्किट को गौर से देखिए, कोई भी वोल्टेज सोर्स मौजूद नहीं है। इट मींस दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट। पहले तो ये कंक्लूड करना है। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट, तो फिर हमें फौरन क्लिक करना चाहिए लेंज़ेस लॉ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज व्हिच हैज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इट। तो अब देखें, जो कॉइल में करंट जा रहा है, अगर मैं उस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो राइट पे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। राइट पे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। तो यहां पर आपके पास बनेगा क्या? नॉर्थ। तो यहां क्या बनेगा? साउथ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप इस मैग्नेट को, लेट्स से दिस इज द मैग्नेट,
दिस इज द सोलेनॉइड। आप मैग्नेट को सोलेनॉइड से अवे लेके जा रहे हैं। अगर आप मैग्नेट को सोलेनॉइड से अवे लेके जा रहे हैं तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? इंड्यूस करंट चाहेगा कि मैग्नेट वापस जाए। तो नॉर्थ और साउथ, अब आपको सोलेनॉइड के समझ में आ रहे होंगे कि अगर सोलेनॉइड ने अपना साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ बनाया तो सोलेनॉइड चाहता है कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। और सोलेनॉइड ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि लेंसेज और ये कहता है इंड्यूस करंट अपने कॉज को अपोज करता है। यानी अगर सोलेनॉइड मैग्नेट को अपनी तरफ लाना चाह रहा है तो इसका मतलब है ओरिजिनली मैग्नेट सोलेनॉइड से अवे जा रहा है। तो इसका मतलब है द बार मैग्नेट इज मूविंग आउट ऑफ द कॉइल। Hysteresis loss in a transformer is reduced by permalloy. According to Faraday's law, induced EMF is directly proportional to rate of flux passing through the coil. गलत है क्योंकि rate of change of flux है actually. Change of flux passing through the coil गलत है क्योंकि rate of change of flux है. The product of change of flux passing through the coil and the time. ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि जब आप कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो रेट का मतलब ही पर यूनिट टाइम है। A 100 turns coil in an AC generator having an area of 500 square centimeter rotates in a field with flux density B. How far must the coil be rotated in order to generate maximum voltage of 150 volt? So मोशनल ईएमएफ का जिक्र है, एसी जनरेटर का जिक्र है। आपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है क्या? omega B and A. So this is 150, omega is unknown, B is 0.06, N is 100 and area is 500. This is called centimeter. To convert it meter, मुझे इसे 2 दफा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, आप 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को या स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से 2 दफा डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा? 150 इक्वल ओमेगा। अब आपकी मर्जी, आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहें। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं इन सब को पहले साइंटिफिक बना दूं। 6 एक्सपोनेंट -2, 100 का मतलब 10 पावर 2, 500 का मतलब 5 एक्सपोनेंट 2, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 दफा 100 लिखा हुआ है मैं इसको 10 की पावर -4 कह सकता हूं। तो इस एतबार से +2 +2 -4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बनेगा 150 इक्वल ओमेगा। 6 into 5 is 30, 10 पावर -2। सो ओमेगा का मतलब क्या बन जाएगा? 150 ओवर 30 इंटू 10 पावर -2, 0 से 0 कैंसिल। 15 ओवर 3 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। ये 10 पावर -2 है। अगर मैं इस 10 पावर -2 को न्यूमरेटर में लेके चला जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 10 पावर 2, जिससे मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या? 500 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट आई एंड वोल्टेज V कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड? अच्छा, डायोड के लिए हमें जो है वो ये वाली बात याद है कि डायोड में एक हमें बायसिंग वोल्टेज चाहिए होता था। जब तक वो वोल्टेज नहीं आएगा डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इस एतबार से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ये वो वोल्टेज है जिसे आप बैरियर पोटेंशियल का नाम देते थे। In a full wave rectifier, we use two diodes D1 and D2 with a center tap transformer. Which of the following is true for the two diodes? याद है? फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स होते थे। एक डायोड अगर फॉरवर्ड था तो दूसरा रिवर्स था, लेकिन कब? ये होती है एसी साइकिल, वन साइनोसॉइडल वेव। तो आधी साइकिल में अगर D1 फॉरवर्ड है तो इसी दौरान जो D2 होगा वो रिवर्स बायस होगा, और नेक्स्ट हाफ के अंदर आपके पास D1 रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपके पास D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 and D2 आर फॉरवर्ड बायस साइमल्टेनियसली, एक साथ तो नहीं होते। D1 and D2 आर रिवर्स बायस साइमल्टेनियसली, ये भी गलत है। इन वन एसी साइकिल बोथ आर फॉरवर्ड बायस एंड इन अदर बोथ आर रिवर्स, ये भी गलत है। इन वन एसी साइकिल इफ D1 इज फॉरवर्ड बायस देन D2 विल बी रिवर्स बायस। ये क्यों गलत है? मैंने खासतौर पे आपको ये साइनसॉइडल वेव बना के दिखाई।
कि एक साइकिल में ऐसा नहीं होना, आधी साइकिल में ही ऐसा हो जाना है। अगर D1 फॉरवर्ड है तो D2 रिवर्स है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में D1 रिवर्स हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। टोटल 20 एमसीक्यूज थे जो मुझे रिव्यू करने थे, मैंने पूरे 20 रिव्यू कर दिए। कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क।